अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा था कि जी जो प्रोसेस क्या है वो कारनेट वगैरह का। पहले भी 2-3 बार एक दफ़ा खैर बात हो चुकी है, लेकिन फिर दोबारा बता देते हैं। एक तो जनाब आपने बाइक ले लिया, फिर उसके बाद मुझे किसी ने बताया था कि जी आप इंटरनेशनल लाइसेंस ले लें इस्लामाबाद से ही। तो मैंने वो फिर इंटरनेशनल वर्क करवाया उससे डीसी ऑफिस जाके। तो पता नहीं उसकी ज़रूरत सच नहीं होती। हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल भी। उसकी वजह ये है कि एक तो किसी भी बॉर्डर पे उन्होंने जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसको नहीं देखा। ईरान की बॉर्डर पे उन्होंने जो ड्राइविंग लाइसेंस देखा वो था जो कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो कारनेट इशू करते हैं ना, उन्होंने दिया था। और उसके अलावा हर बॉर्डर पे उन्होंने जो पाकिस्तान का ओरिजिनल लोकल नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो देखा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर चिप लगी हुई है। वो जो एटीएम कार्ड में लगी होती है और इस तरह करके ना। हाँ, तो वो उसको देखते थे। जो हमारा जो इंटरनेशनल है उसके ऊपर कोई चिप शिप कुछ भी नहीं लगी हुई, तो वो किसी भी मुल्क में उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इवन जब मैं डेनमार्क में अपना पाकिस्तानी लाइसेंस चेंज करवा रहा था कि उसको चेंज करवा लिया जाए डेनिश ड्राइविंग लाइसेंस में, तो उन्होंने भी वो जो लोकल हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है वो लिया। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, पाकिस्तान की इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो वहाँ पर वो 2000 ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है डीसी ऑफिस में। जो अच्छा, खैर फिर वो जो प्रोसेस ही होता है कि जी आपने ले लिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो लाहौर में जिनका दफ्तर है इकबाल अल्लामा इकबाल टाउन में, वहाँ से आप जो है कारनेट लेते हैं। कारनेट लेने का जो है वो प्रोसेस है, अब जाएंगे फॉर्म फिल करेंगे, वो टोकन मनी कुछ रखते हैं, गारंटी मनी रखते हैं। उसके बाद वो जनाब आपको कारनेट दे देते हैं। और कारनेट जब आपको मिल गया तो आप बस निकल लें। और वो वहीं पर ही ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वाले भी आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं, जिसको वो कहते हैं जी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। तो वो भी बहरहाल रख लेना चाहिए अपने साथ। हो सकता है कहीं पर उसका यूज़ आ जाए, लेकिन नॉर्मली कोई इतना यूज़ नहीं आता ड्राइविंग लाइसेंस का। अनलेस ये कि आप कोई जो है वो फाइन गलत यानी कोई मिस्टेक करें ड्राइविंग करते हो तो शायद हो सकता है। तो ये था। और उसके अलावा आप पास जो है बाइक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि यूरोप में जब हम एंटर हो रहे थे तो बाइक का ओरिजिनल कार्ड मांगते हैं आपसे। ऑल्दो मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मांगा, थोड़ी देर उन्होंने तंग किया, फिर लेकिन छोड़ दिया। उसके बाद जो है जो है आपको बाइक की इंश्योरेंस होनी चाहिए। बाइक की इंश्योरेंस जो है, जब मैं ईरान में एंटर हो रहा था तो उन्होंने तो नहीं पूछा मेरे से। फिर जब मैं तुर्की में एंटर हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जी इंश्योरेंस बनाओ, तो बनाई मैंने। वो सिर्फ तुर्की की तक के लिए थी। फिर जब तुर्की से निकल के मैं यूरोप की में एंटर हो रहा था तो वहाँ पर उन्होंने फिर कहा इंश्योरेंस बनाओ, तो फिर मैंने इंश्योरेंस बनाई। जो फिर वो बुल्गारिया में जो मैंने इंश्योरेंस बनवाई वो जो है पूरे यूरोप में वैलिड होती है 15-20 दिन। वो आप पे डिपेंड करता है कितने दिन की आप बनवाते हैं। तो ये इंश्योरेंस का था। और फिर इन सब से पहले आपका वीज़ा, ज़ाहिर बात है यूरोप की किसी मुल्क का आपके पास वीज़ा होना चाहिए, वो मुल्क जो शेंगन कंट्रीज़ में हो। क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि जब आप शेंगन कंट्रीज़ का वीज़ा किसी भी एक मुल्क का ले लेंगे तो फिर आप किसी भी शेंगन कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बुल्गारिया का वीज़ा लेते हैं जो कि शेंगन में नहीं है, यूरोप में है लेकिन शेंगन में नहीं है, तो अगर आपका बुल्गारिया का वीज़ा है तो आप बुल्गारिया में ही जा सकते हैं, बुल्गारिया से आगे यूरोपियन मुल्कों में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस का शेंगन वीज़ा है तो आप उस वीज़े पे कहीं भी जा सकते हैं पूरे यूरोप में। इवन बुल्गारिया वगैरह जो कि शेंगन में नहीं है, यूरोप में है, वो भी ओबे करते हैं शेंगन वीज़ा को, यानी आप वहाँ से गुज़र सकते हैं। तुर्की भी शेंगन वीज़ा को ओबे करता है, यानी आपका शेंगन वीज़ा हो तो आपको तुर्की का वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हाँ, और सबसे आसान कहते हैं कि जी आपका स्पेन का सबसे आसान होता है शेंगन वीज़ा लेना, टूरिस्ट या जो भी आपने लेना है तो वो आप लेंगे। इसके अलावा और तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं चाहिए। सिर्फ जो है जो आपके वीज़ाज़ और जो पासपोर्ट और ये इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं
वो बहुत ही संभाल के रखें, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवा के रखें, मोबाइल में रखें। ख़ास तौर पे जब आप बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपका मोबाइल फुली चार्ज हो, उसके पास अगर उसके ऊपर इंटरनेट आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बॉर्डर पे आपको नहीं पता होता, किसी टाइम पे भी कोई चीज़ मांग लेते हैं, कोई मसला आपका निकाल लेते हैं, तो उस टाइम फिर आपको बड़ा मसला होता है, ना आपका मोबाइल पे इंटरनेट आ रहा होता है, क्योंकि आप दो मुल्कों के दरमियान होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी बदबख्ती है कि अभी तक जो है ना, यूरोप में एक सिम कार्ड हो आपका पूरे पूरे यूरोप में चलता है, लेकिन हमारे मुल्कों में जो है ना, अभी तक हम मुसलमान मुसलमान भाई भाई जो हैं, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, तीनों के दरमियान जब आप बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो आपकी कोई सिम काम नहीं कर रही होती है, अनलेस ये कि आपने कोई इंटरनेशनल, बल्कि इंटरनेशनलाइज करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे वैसे भी मेरे ख्याल से सिग्नल भी कम आ रहे होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो मैंने तो مثلا पाकिस्तान में 3-4 सिम रखी हुई थी ताकि मैं बलूचिस्तान के एरिया को कवर कर सकूं, तो कोई भी सिम काम नहीं कर रही थी, सब ड्रामे। यानी 15 मिनट 5 मिनट के लिए मसलन जैज़ का सिग्नल आता था, फिर वो गायब हो जाता, तो फिर 5 मिनट के लिए टेलीनॉर का आता था। तो ये कहानी थी, तो वो मेरे ख्याल से वो फ़ायदा कोई नहीं है, मैंने ऐसे ही पैसे खर्च किए थे सिम कार्ड्स पे। लेकिन ये सिम कार्ड जो इंटरनेट का वो है ना, इसका कोई सॉल्यूशन अगर निकल आए तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो हैक्टिक जो आपको हर बॉर्डर पे सिम लेने वाला है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। और हर जगह पर इंटरनेट अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में बहुत सी ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर आपके पास इंटरनेट अगर ना हो तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो ये एक मसला था जो मैंने बहुत फेस किया। हाँ, मैंने मुझसे इंटरनेशनलाइज नहीं करवाई थी, मैंने कहा ले लूँगा। तो ईरान में मैं जब एंटर हुआ तो ईरान में जो है वो सिम बॉर्डर पे मैंने नहीं ली। मैंने कहा मैं आगे जाके ज़ाहिदान जो पहला शहर है वहाँ से ले लूँगा। तो मैं जब ज़ाहिदान पहुँचा तो वो पूरे ज़ाहिदान में, जिस दिन जुम्मे के दिन था, छुट्टी थी, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ एक जगह से आपको सिम कार्ड मिलेगा, वो जो ऑफिशियल मसलन टेलीकम्युनिकेशन वालों का ऑफिस है वहाँ से मिलेगा। तो वो बंद था क्योंकि जुम्मा था, तो वो सिम कार्ड मुझे ना मिल सकी, और फिर मैं ज़ाहिदान से तेहरान तक 1500 किलोमीटर जो है बग़ैर इंटरनेट के चलता रहा, और उसकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। तो ये है, अगर मैं बॉर्डर पे ले लेता तो फिर शायद इतना मसला ना होता। लेकिन जनरल जो है ये सिम कार्ड का इशू जो है, इस पे ज़रूर आप देखें क्या करना है क्या नहीं करना। फिर जब मैं तुर्की में एंटर हुआ तो मैंने तुर्की में तो बॉर्डर पे आप सिम कार्ड नहीं ले सकते, क्योंकि तुर्की की साइड पे जो बॉर्डर है वहाँ पर दुकानें शुकानें ऐसा सच नहीं है। ईरानी साइड पे तो है, तुर्की की साइड पे बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है सारा हिसाब किताब, वहाँ पर सिर्फ उनका जो पुलिस वालों का जो वो दफ्तर है जहाँ से आप गुज़रते हैं वो होगा। तो फिर आगे मैं जब तुर्की में थोड़ा सा अंदर गया तो वहाँ पर एक छोटा सा गांव शहर सा आया, वहाँ से मैंने सिम कार्ड लिया। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, वैसे उस सिम कार्ड की प्राइस जो है 200 लीराज लिखी गई थी, जो इंटरनेट पे मैंने चेक किया था और जो लोगों से पूछा था। लेकिन मैं जब वहाँ लेने गया तो उन्होंने मेरे से 450 लीराज लिए थे। तो अब मुझे नहीं पता कि वाकईन उसकी प्राइस ये थी या नहीं थी, क्योंकि ये एक बड़ी फेमस सिम है तुर्की की, पता नहीं उसका नाम है वेलकम तुर्की, इस तरह करके, वो टूरिस्ट ही के लिए होती है। तो उसको काफ़ी जगहों पे यही लिखा हुआ था कि 200 लीराज की है, लेकिन उन्होंने मेरे से यहाँ 450 लीराज लिए थे। तो ये थोड़ा सा चीज़ है जिसको ज़रूर एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, जैसे मसलन अगर इंटरनेशनलाइज करवाया जा सके आपकी यूफ़ोन की सिम को या मोबिलिंग की या जो भी, तो वो तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, कि कॉन्टीन्यूसली काम करता रहे। लेकिन ये भी देखना है आपने कि मसला अगर यूफ़ोन है तो यूफ़ोन अब ईरान में कौन से कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि हो सकता है उस कंपनी की कवरेज ना हो किसी एरिया में या कम हो, तो वो चीज़ें बार। फिर मेरे पास जो है, मैंने HBL का मेरे पास ATM कार्ड था, जिसको मैंने इंटरनेशनलाइज करवा लिया। उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, यानी मेरे ख़्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही थी पूरे रास्ते में, क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हर जगह पैसे चेंज करवाना, आपको रेट रेट ठीक नहीं मिलेगा, आपको ख़तरा रहता है कि कोई पैसे खींच ना ले आपसे, और रेट कैसा मिल रहा है बहुत। तो ये इंटरनेट और जो आपका जो कार्ड का है वो बहुत ज़रूरी है। मैं बड़ा खुश रहा कि HBL का कार्ड पूरे थ्रू आउट द वे चला है मेरा।
डेनमार्क तक मेरा एचपीएल का कार्ड चलता रहे। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस तरह होगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से एचपीएल का जो एटीएम कार्ड है, सिंपल मास्टर वाला जो एटीएम कार्ड है वो था मेरे पास, क्रेडिट कार्ड नहीं था मेरे पास, तो वो मैंने यूज़ किया और वो बड़ा अच्छा चलता रहा, ज़बरदस्त चलता रहा। बस ये इंटरनेट का जो है वो ज़रूर देखने की ज़रूरत है। तो ये प्रोसेस था। बाकी जो है कारनेट का लेना और वो सारा कुछ, वो एक थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, ऑल्दो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि पहले मैंने एक दो दफ़ा उस पर वीडियो बनाई थी तो वो काफ़ी लोग नाराज़ हुए थे उस पर कि भाई आपने कारनेट के सिलसिले में जो है ना वो बातें की और फलाई वो, तो वो बहरहाल हर बंदा आपने उस पर देख ले कि किस तरह करवा सकता है। तो ये थोड़ी छोटी स्टोरी थी। मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे पार्ट्स में हर जगह के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसको भी शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह जब भी टाइम मिलेगा तो ज़रूर उसको बनाएंगे। चले जी, टेक केयर। और मैं ये ज़रूर कहूँगा आप सबको कि जी ट्रैवल करें, छोटी सी ज़िंदगी है, और ये तो हम लोगों की बदबख्ती है कि हम किसी भी मुल्क में नहीं जा सकते, अपने हमसाए मुल्कों में से सिर्फ ईरान की तरफ जा सकते हैं, तो उसको एक्सप्लोर करें। ऑल्दो अच्छा बाइक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे मुल्क में लोग सख्तियाँ बर्दाश्त कर कर के इतने मज़बूत हो जाते हैं कि आप उसको 1 to 5 भी दे दें तो वो उस पर भी दुनिया पे ट्रैवल कर लेंगे। तो बट या ज़ाहिरी बात है, आपका बड़ा बाइक हो उसका अपना मज़ा है, उसका अपना सुकून है, तंग नहीं करता वो आपको और सारा कुछ। लेकिन ये है कि ईरान, तुर्की तुर्की तक का तो ज़रूर प्लान बनाएं। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता तुर्की का वीज़ा कितनी मुश्किलों से मिलता है और किस तरह है, लेकिन ये है कि करें, कोशिश करें, निकलें, और कल नहीं आज ही कोशिश करें निकलने की और ट्रैवल करें। बड़ा मज़ा आता है, बड़े प्यारे रूट हैं, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर जो मिलता है वो बड़ी अच्छी चीज़ है। चलें जी, अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।